हेलो गाइस, आज का टॉपिक है एंट्रोपी। जनरली हमने बुक्स में पढ़ा है कि एंट्रोपी इज़ बेसिकली मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस एंड रैंडमनेस। मगर क्या है डेफिनेशन अपने आप में इनफ है ताकि आपको इनफ अंडरस्टैंडिंग हो सके एंट्रोपी के बारे में? आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जैसे जैसे डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, जैसे जैसे किसी भी मॉलिक्यूल की डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी पोजीशन जो होती है किसी भी एटम में वो उतनी ही लेस प्रेडिक्टेबल हो जाती है। हम लोग जैसे जैसे वो फ्रीली मूव कर सकेंगे, हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो इस समय कहाँ पे होंगे। और जैसे ही ऐसा होता है एंट्रोपी उस सिस्टम की बढ़ जाती है। शायद यही रीज़न होता है कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड्स की एंट्रोपी सबसे कम होती है और जो गैसेस होती हैं उनकी एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। रीज़न क्या होता है? सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी लोकेशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। हालांकि उनमें भी वाइब्रेशंस होता है, मगर वो अपनी लोकेशंस पे ऑस्किलेट करते रहते हैं, वो हिलते रहते हैं। तो हमें ये तो है कि इनमें वाइब्रेशंस हो रहा है, इसमें भी रैंडमनेस है, लेकिन इतना पता है कि वो मॉलिक्यूल्स कहाँ पे हैं, हमको प्रेडिक्शन करने में दिक्कत नहीं होती। शायद इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एंट्रोपी कम होती है कंपेरेटिव टू गैस। अगर हम गैस की बात करें तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही रैंडम मूव करते हैं। आप उनको एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते कि वो किस पोजीशन पे, किस मोमेंट पे, कहाँ पे होंगे। और इसीलिए एंट्रोपी जो गैसेस की होती हैं वो सबसे मैक्सिमम होती हैं। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली ऑस्किलेट करते हैं अपने मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग। ये जो ऑस्किलेशंस होती हैं ये बेसिकली टेम्परेचर की वजह से होती हैं। तो अगर हम क्या करें, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना शुरू करें तो ये ऑस्किलेशंस भी फीड अप होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं ये ऑस्किलेशंस भी फीड अप होना शुरू हो जाती हैं। और अगर हम आप अपने टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो पे ले जाएं तो ये जो ऑस्किलेशंस होती हैं सीज हो जाती हैं, यानी कि ज़ीरो ऑस्किलेशन। यानी कि ये मॉलिक्यूल अब ऑस्किलेट नहीं कर रहे होते हैं, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं। और ये जो स्टेट होती है ये इनकी अल्टीमेट मॉलिक्यूलर ऑर्डर होती है, या आप कह सकते हैं कि इसमें इनकी एनर्जी मिनिमम होती है। तो आप स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी सिस्टम, किसी भी क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस की एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर ज़ीरो होती है। यानी कि एंट्रोपी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। इस टर्म पे ध्यान दीजिएगा कि ये सब्सटेंस किस बारे में बात हो रही है, एंट्रोपी ऑफ ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। क्योंकि अगर सिस्टम नॉन प्योर है, नॉन क्रिस्टलाइन है, तो उसके मोर देन वन मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, तो आप वहाँ पे भी आपको प्रेडिक्शन करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि एंट्रोपी ऑफ ए प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज ज़ीरो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो यहाँ पे इस टर्म को ध्यान देने वाला है कि जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं हम लोग वो क्रिस्टलाइन होना चाहिए। और यही स्टेटमेंट जो है ये थर्ड लॉ होती है। यही स्टेटमेंट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि एंट्रोपी ऑफ ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज़ ज़ीरो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। और ये जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी होती है ये शायद एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करती है, ताकि हम, और क्योंकि एंट्रोपी है, जिस सबको पता है एक पॉइंट फंक्शन है, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो एंट्रोपी हम हमेशा चेंज की बात करते हैं, हम कभी एंट्रोपी एक सिस्टम के पास एंट्रोपी नहीं होती है, तो एंट्रोपी हमेशा चेंज होती है। तो हम जब भी एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं तो हमें कोई रेफरेंस चाहिए होता है, और रेफरेंस जनरली जब हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का लेते हैं तो हम उस टर्म को बोलते हैं एब्सोल्यूट एंट्रोपी। एब्सोल्यूट एंट्रोपी। अब अगर हम गैस फेज़ की बात करते हैं तो गैस फेज़ के मॉलिक्यूल्स के पास एक कंसिडरेबल अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी इनफ नहीं होती इन मॉलिक्यूल्स के लिए ताकि वो पैडल व्हील वर्क प्रोड्यूस कर सकें। रीज़न क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस फेज़ के, वो हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यानी कि ये एक साथ काम नहीं करते। हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल से शाफ्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हो, कुछ मॉलिक्यूल्स एंटी क्लॉकवाइज, और शायद ये रीज़न हो कि वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो ये जो डिसऑर्गेनाइजेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, ये एक रीज़न होता है कि गैस फेज वाले मॉलिक्यूल्स वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जो वर्क है, वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट वर्क from
डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर किसी भी एनर्जी का फॉर्म डिसऑर्गेनाइज है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का मोशन जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो आप उससे वर्क नहीं ले सकते। ये एक जनरल सा आइडिया है जो कि सभी को शायद समझ में आना चाहिए। तो वर्क जो होता है वो एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, और यही रीज़न होता है कि इसमें कोई डिसऑर्डरनेस नहीं होती। और ये एक और रीज़न, यही रीज़न होता है कि जो वर्क होता है ये फ्री फ्रॉम एंट्रोपी होता है, लेकिन देयर इज़ नो एंट्रोपी एसोसिएटेड विद वर्क ट्रांसफ़र। एंट्रोपी का जब भी नाम आता है तो इसमें वर्क ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि वर्क जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो एंट्रोपी है उसका जनरेशन ही बेसिकली डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी से होता है। तो देयर इज़ नो एंट्रोपी एसोसिएटेड विद वर्क ट्रांसफ़र। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि एक हीट सोर्स है जो कि 1000 केल्विन पे है, और हीट सिंक है जो कि 300 केल्विन पे है, और आपने 100 जूल्स की एनर्जी को 1000 केल्विन से 300 केल्विन पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो हुआ क्या कि जो हीट अभी तक 1000 केल्विन पे थी, हाई ग्रेड फॉर्म में थी, वो अब 300 केल्विन पे जा चुकी है, लो ग्रेड फॉर्म में आ चुकी है। तो एनर्जी की क्वांटिटी कंजर्व रही, क्वांटिटी वाइज एनर्जी इज़ कंजर्व, एनर्जी इज़ कंजर्व, मगर क्वालिटी जो हुई वो डिग्रेड हो गई, क्योंकि जो एनर्जी पहले 1000 केल्विन पे थी अब वो 300 केल्विन पे आ गई है। अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया है तो आपने कहीं ना कहीं उस एनर्जी की क्वालिटी को डिग्रेड किया है, और यही डिक्रीज इन क्वालिटी जो होती है, यही इट इज़ ऑलवेज accompanied बाई इंक्रीज इन एंट्रोपी। अब अगर इस सिस्टम ने हीट लूज़ किया है तो इसकी एंट्रोपी जो होगी वो डिक्रीज़ होगी, और अगर इस सिस्टम ने हीट गेन किया है तो इसकी जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ होगी। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ कोल्ड बॉडी should always be greater than entropy decrease in hot body, ताकि नेट चेंज डेल्टा एस इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो, क्योंकि इंट्रॉपी कभी भी घटती नहीं है, किसी भी यूनिवर्स की इंट्रॉपी हमेशा बढ़ती है। तो इंट्रॉपी चेंज ऑफ द कोल्ड बॉडी, यानी कि इंट्रॉपी इंक्रीज ऑफ द कोल्ड बॉडी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन द इंट्रॉपी डिक्रीज इन द हॉट बॉडी, सो दैट नेट इंक्रीज इन इंट्रॉपी इज़ मोर देन ज़ीरो। तो अगर हम कंबाइंड सिस्टम की बात करें तो द कंबाइंड सिस्टम इज़ हैविंग मोर डिसऑर्डरनेस इन द फाइनल स्टेज, यानी कि अ प्रोसेस कैन अकर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज्ड ओवरऑल एंट्रोपी। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ कोल्ड बॉडी ज़्यादा है एंट्रोपी डिक्रीज इन हॉट बॉडी से, नेट इंक्रीज मोर देन जीरो है। तो ये प्रोसेस कैन अकर ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज्ड ओवरऑल एंट्रोपी, यानी कि अगर हम इसको जनरलाइज बोले तो द एंटायर यूनिवर्स इज गेटिंग मोर chaotic every day as the entropy is increasing, and so is the disorderness. Thank you.